हेलो एवरीवन, एसडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो इस वीडियो से मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के उर्दू का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। 100 मार्क्स वाला जो आपका पेपर होता है, जिसकी बुक है कहकशां उर्दू की बुक, उसका पार्ट 2 जो आपके 12th क्लास की बुक है, उसका कंप्लीट सिलेबस मैं आपको बताऊँगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ और कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी ही पूरी बुक आपको जो भी सिलेबस है आपका वो कंप्लीट करा दूँ आपके एग्ज़ाम से पहले, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो इस वीडियो में मैं कहकशां हिस्सा 2 का पहला चैप्टर जो बताने वाली हूँ, जो कि है नज़ीर अहमद की कहानी, जिसके मुसन्निफ़ हैं फ़रहतुल्लाह बेग। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊँगी, मुसन्निफ़ के बारे में, सबक के बारे में, साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम्स में आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके बुक में दिए गए हैं, सब कुछ बताने वाली हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को जो है वो आप लोग पूरा देखिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपकी बुक कहकशां हिस्सा 2 से पहला चैप्टर है नज़ीर अहमद की कहानी, जो कि एक खाका है। दर्स नंबर 1 खाका, नज़ीर अहमद की कहानी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, जिसके मुसन्निफ़ या खाका निगार हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। अब आप कहेंगे कि ये खाका किसे कहते हैं। खाका ये उर्दू की तमाम सिनफ़ सुख़न की तरह एक सिनफ़ है। जिस तरह से नावल, अफ़साना और मज़मून वगैरह होता है, उसी तरह से खाका निगारी भी एक सिनफ़ सुख़न है, जिसमें किसी की भी शख्सियत, किसी भी इंसान की शख्सियत को, उसकी खूबियों को इस तरह से बयान किया जाता है कि उसकी एक धुंधली सी तस्वीर हमारी आँखों के सामने आ जाए, उसको हम खाका कहते हैं। इंग्लिश में स्केच और हिंदी में रेखा चित्र कहते हैं। तो इस चैप्टर में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने मौलवी नज़ीर अहमद का एक स्केच, यानी कि एक खाका इस तरह से हमारे सामने पेश किया है, उनकी खुसूसियात को इस तरह से बयान किया है कि ऐसा लगता है कि मौलवी नज़ीर अहमद की एक धुंधली सी तस्वीर या उनकी शख्सियत हमारे सामने एकदम रूबरू हो गई है। तो आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौलवी नज़ीर अहमद की खुसूसियात को इस तरह से इन्होंने मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने पेश किया कि ऐसा लग रहा है कि मौलवी नज़ीर अहमद हमारे सामने, उनकी एक हल्की सी तस्वीर जो है वो हमारी आंखों के सामने उभर करके आ जाती है। तो इसी को हम खाका निगारी कहते हैं। उर्दू के पहले खाका निगार की हैसियत से मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग उर्दू अदब में बहुत मशहूर है। इनको उर्दू का पहला खाका निगार कहा जाता है। और इस सबक को, यानी कि इस जो आपका दर्स है, जो आपका चैप्टर दिया गया है, उसको उर्दू का पहला खाके की हैसियत से वो मशहूर है। इसका पूरा नाम है डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी। तो ये जो चैप्टर है वो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का है। इनका पूरा नाम था मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। इनके वालिद का नाम था मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग और उनकी वालदा का नाम था मुशर्रफ जहाँ बेगम। अब आप कहेंगे मैंने इसमें इनका फूफी का नाम क्यों दिया है। फूफी थी इनकी हुस्न जहाँ बेगम, क्योंकि जब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग 10 दिन के थे, सिर्फ 10 दिन के, तभी इनकी वालदा जो मुशर्रफ जहाँ बेगम थी, उनका इंतकाल हो गया था। और इनकी जो परवरिश थी वो किसने की थी, इनकी फूफी ने की थी। तो अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है कि इनकी परवरिश किसने की थी, या जिन्होंने इनकी परवरिश की थी उनसे उनका क्या रिश्ता था या उनका नाम क्या था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने यहाँ पर इसको सारा मैंशन कर दिया है। इनकी पैदाइश हुई थी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग 1885 में दिल्ली के चूड़ियालान में पैदा हुए थे। कहीं कहीं आपको 1883 भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मुसन्निफ़ान जो हैं उनमें काफ़ी मतभेद है, कहिए कि इख्तिलाफ़ात है कि वो कब पैदा हुए थे। तो आपकी बुक में 1885 दिया गया है, वही सही है, आप उसी को लिखिएगा। 1883 वो गलत है। आबा व अजदाद शाह आलम सानी के दौर में तुर्किस्तान से इनके हिंदुस्तान आए थे। इनकी इब्तदाई तालीम इन्होंने मकतब यानी मदरसे में हासिल की थी। इसके बाद हिंदू कॉलेज से 1930 में इंटरमीडिएट किया, 1905 में बीए पास किया, 1908 में उनकी शादी हो गई। उनके 2 निकाह हुए थे, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। 1910 में जुडिशनल इम्तिहान पास किया, 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने। उनकी वफ़ात 1947 में हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ था। तो ये था इनकी हयात ज़िंदगी के अहम पहलू। अब आते हैं इनके तसानीफ़ की तरफ। दिल्ली का एक यादगार मुशाहरा, फूल वालों की सैर, इनका मज़ाहिया मज़ामीन है। मज़ामीन के मजमूए मज़ामीन फ़रहत के नाम से 7 जिल्दों में शाये हुए। ऑब्जेक्टिव में आता है कि इनके जो मज़ामीन है, मज़ामीन फ़रहत, वो कितने जिल्दों में शाये हुआ। तो आंसर इसका 7 जिल्दों में शाये हुआ। उनकी शोहरत का असल दारोमदार उनके बेमिसाल खाका डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी पर मुनहसर है। यानी कि इनकी जो इनकी शोहरत इनको हासिल हुई थी वो किसकी वजह से हासिल हुई थी, जो इनका ये खाका निगारी इन्होंने लिखा था मौलवी नज़ीर अहमद पर, उसकी वजह से इनको सबसे ज़्यादा शोहरत मिली थी। इसको उर्दू का पहला खाका भी कहा जाता है और यहीं से खाका निगारी की शुरुआत हुई थी।
इस खाके को पहली मर्तबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाला उर्दू में शुमारा जुलाई 1927 में शाये किया। यानी कि 1927 में ये किस मैगज़ीन में, रिसाला यानी मैगज़ीन में, उर्दू मैगज़ीन में ये इनका खाका जो है वो शाया हुआ था। तो ये था फ़रहतुल्लाह बेग का एक मुख्तसर सा हालात ज़िंदगी या उनके बारे में। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है कि खाका किसे कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर दिया गया है वो एक खाका है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि खाका किसे कहते हैं। इंग्लिश में स्केच और हिंदी में इसको रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है। इसकी तारीफ़ इस तरह है, खाका न सीरत निगारी है न सवाने उम्री, ये दरअसल किसी दिल आवेज शख्सियत की एक धुंधली सी तस्वीर है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। उसमें ना कि ज़िंदगी की अहम वाक़यात की गुंजाइश है और ना ख़ास तारीख़ों की और ना ही ज़्यादा तफसील की। खाका निगारी ने किसी शख्स में कुछ काबिल ज़िक्र खुसूसियात देखी हो और वह उन्हें दिलचस्प और दिलकश अंदाज में बयान कर दे, तो यही खाका है। यानी कि जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें पूरा किसी की भी पूरी ज़िंदगी के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना कि ये सवाने उम्री है, ना कि ये हालात ज़िंदगी है। बस ये किसी की खुसूसियात के इस तरह से बयान करना है कि उसकी जो आपके एक तस्वीर है वो आपकी आँखों के सामने आ जाए, तो इसी को हम खाका निगारी कहते हैं। तो इस चैप्टर में जो अहम किरदार है वो है, पहला डिप्टी नज़ीर अहमद, जिनको हम मौलवी नज़ीर अहमद भी कहते हैं। दूसरे हैं फ़रहतुल्लाह बेग, जो कि उनके शागिर्द हैं मियाँ दानी और मियाँ रज़ा। ये तीनों दोस्त हैं जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद से पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी को जब पता चलता है कि हाँ वो डिप्टी नज़ीर अहमद ही रहते हैं और वो उनसे तालीम हासिल कर सकते हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उर्दू अदब में मौलवी नज़ीर अहमद की कितना आला दर्जा है, तो फिर उसी तरह से उन लोगों को जब पता चलता है तो वो उनसे तालीम हासिल करने के लिए, उनके शागिर्द बनने के लिए वो उनका घर ढूंढते ढूंढते उनके घर पहुंच जाते हैं और उनसे ये गुजारिश करते हैं कि वो उनको पढ़ाएं। तो मौलवी नज़ीर अहमद उनको पढ़ाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि पढ़ो। तो फ़रहतुल्लाह बेग जो है जब वो पढ़ते थे तो उनसे एक गलती होती थी, वो होती थी एराब की गलती। और दूसरे मियाँ दानी थे, वो जो कि उनके शागिर्द थे, उनसे भी गलती होती थी पढ़ने में। जब उनको दीवाने मुतम्बी पढ़ने के लिए कहते थे तो वो उनकी क्या गलती होती थी कि वो शेर को जो है वो नस्र की तरह पढ़ते थे। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग एराब की गलती करते थे और मियाँ दानी शेर को नस्र की तरह पढ़ने की गलती करते थे। मौलवी नज़ीर अहमद थोड़ा मिजाज से सख्त थे, उनको जब गलतियाँ करते थे तो वो उनको बहुत अच्छा नहीं लगता था, वो उनको बार बार डांटते थे अपने शागिर्दों को, और कभी कभी तो गुस्से में वो उनको निकाल भी देते थे। लेकिन इन लोगों के अंदर पढ़ने का इतना जुनून था कि वो बार बार उनसे पढ़ने के लिए आते थे। इसके बाद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के एक और जो दोस्त थे मियाँ रज़ा, उनको भी शौक़ हुआ, वो भी ये कहे कि मुझे भी मौलवी नज़ीर अहमद से पढ़ना है, और वो उनके साथ गए। तो जब वो उनके साथ गए और मौलवी नज़ीर अहमद ने उनसे दीवाने मुतम्बी पढ़ने के लिए कहा, तो उनकी भी वही कॉमन मिस्टेक थी। वो उनकी क्या गलती थी कि वो भी शेर को जो क्या है वो नस्र की तरह पढ़ने लगे और मियाँ दानी से भी बुरी तरह से पढ़े। तो उनको बहुत डिप्टी नज़ीर अहमद को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनको कहा कि जाओ यहाँ से। हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला कि हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, वो लोग सब लोग घबरा गए, तो बल्कि उन्होंने कहा कि तुम लोग थोड़ा बेसिक सीख करके आओ, जो किस तरह से पढ़ा जाता है, क्या चीज़ किस तरह से बोली जाती है, फिर हम तुमको पढ़ाएंगे। तो ये जो पूरी कहानी है ये डिप्टी नज़ीर अहमद और फ़रहतुल्लाह बेग और इन शागिर्दों की इर्द गिर्द ही घूम रही है कि किस तरह से इन लोगों को तालीम सीखने का जुनून था। और जो डिप्टी नज़ीर अहमद थे वो थोड़े गुस्वर थे, वो बार बार उनको भगाते थे, लेकिन फिर भी वो लोग बार बार उनके पास जाते थे और उन्होंने उनसे तालीम सीखने की जो एक ज़िद थी उसको पूरा किया। तो ये जो पूरा खाका है ये उस्ताद और शागिर्द के जो आपसी रिश्ते होते हैं उसके ऊपर उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक उस्ताद के तौर पे डिप्टी नज़ीर अहमद जो थे वो कितने सख्त मिजाज थे, लेकिन ये लोग शागिर्द थे, इन लोगों से गलती होती थी। भाई गलतियाँ करना तो स्टूडेंट का हक भी होता है, तो गलतियों के बावजूद भी इन लोगों ने किस तरह से जद्दोजहद करके और ज़िद करके उनसे तालीम हासिल की। तो ये पूरे चैप्टर में इसी वाक़ये को लेकर के ये वाक़या लिखा गया है। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर।
क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 12 उर्दू कहकशां बुक से पहला चैप्टर है नज़ीर अहमद की कहानी। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग 10th का एग्जाम जब दिए थे तो देखते थे, या 11th का दिए हैं तो देखा ही होगा आप लोगों ने कि 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो पहला सवाल है, किसने फ़रतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई? आंसर इसका सैयद वली उल्लाह। सवाल नंबर 2 है, फ़रतुल्लाह ने किससे कुरान पढ़ी? आंसर इसका मौलवी कमरुद्दीन। सवाल नंबर 3 है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की संद कहाँ से हासिल की? आंसर इसका हिंदू कॉलेज, यानी कि हिंदू कॉलेज से इन्होंने इंटर किया। सवाल नंबर 4 है, किस सन में मिर्ज़ा ने इंटरमीडिएट पास किया? आंसर है इसका 1903 में। सवाल नंबर 5, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने जुडिशनल इम्तिहान कब पास किया? आंसर है 1910 में। मैंने शुरू में आपको फ़रतुल्लाह बेग के बारे में बताया था, तो उसमें सब मैंने पॉइंट आपको बताए थे। देखिए, उसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 6 है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर कब बने? आंसर है इसका 1939 में। सवाल नंबर 7 है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की शादी कब हुई? आंसर है इसका 1908। सवाल नंबर 8 है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने कितने निकाह किए थे? आंसर है इसका 2। सवाल नंबर 9 है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? आंसर है इसका 1947 में। सवाल नंबर 10 है, नज़ीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की, यानी किसने लिखी है? आंसर है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने। सवाल नंबर 11, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के अजदाद अमजद मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? आंसर इसका बदख्शां, जो कि तुर्किस्तान में है। यानी कि आबा और अजदाद जो थे वो कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। सवाल नंबर 12 है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई? आंसर है इसका दिल्ली में। सवाल नंबर 13, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग किस सन में पैदा हुए? आंसर है इसका 1885 में। इसके बाद आता है सवाल नंबर 14, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था? आंसर है मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। सवाल नंबर 15, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की वालदा का क्या नाम था? आंसर है इसका मुशर्रफ जहाँ बेगम। सवाल नंबर 16 है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की वालदा का इंतकाल के वक्त फ़रहतुल्लाह बेग की उम्र क्या थी? यानी कि वो किस उम्र के थे? आंसर है उसका सिर्फ 10 दिन के थे जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर 17 है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की वालदा के इंतकाल के बाद किसने उनकी परवरिश की थी? आंसर है इसका उनकी फूफी ने। सवाल नंबर 18 है, जिन्होंने फ़रतुल्लाह बेग की परवरिश की उनका क्या नाम था? आंसर इसका हुस्न जहाँ बेगम। सवाल नंबर 19 है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? आंसर है इसका नॉवल, यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद अपने नॉवल के लिए, तौबतुन नुसूह नॉवल आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद का है। सवाल नंबर 20 है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते हैं? आंसर है पढ़ने के लिए। सवाल नंबर 21 है, किस अरबी शायर के मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? आंसर है इसका दीवान मुतम्बी, यानी कि दीवान मुतम्बी अरबी का दीवान था, जिसको पढ़ने के बाद जब उन्होंने गलती की, शेर को नसर की तरह पढ़ा और वो भी बहुत बुरी तरह से पढ़ा, तो मौलवी नज़ीर अहमद को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि जाओ। सवाल नंबर 22 है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग शेरख्वानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? आंसर इसका एराब की गलती करते थे, यानी कि ज़ेर ज़बर की गलती वो करते थे। सवाल नंबर 23 है, मिर्ज़ा के मज़ामीन फ़रहत कितनी जिल्दों में शाया हुआ है? आंसर इसका 7। तो ये थे कुछ अहम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम आते हैं आपकी किताब की तरफ। आपकी जो निसाबी किताब है कहकशां, उसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं मुख्तसर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। उसमें से पहला सवाल है, फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? आंसर है इसका फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, चूँकि उस ज़माने में मदारिस और कॉलेज का आज की तरह बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं था, और अगर था भी तो आज की तरह आम नहीं था। दूसरी बात ये कि उस ज़माने में रिवायत ये थी कि अमूमन तलबा उस्ताद के घर पर ख़ुसूसी तौर पर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। यानी कि जिस तरह से आज यूनिवर्सिटी वगैरह होती है, उस समय में, उस वक्त में नहीं होती थी, और इस तरह से अच्छे से तालीम देना मुश्किल रहता था या लोगों को हासिल करना मुश्किल होता था। तो लोग जो है वो मौलवियों से या फिर उस्तादों से तालीम हासिल करते थे। जैसे कि हम लोगों ने इनके सवाने हयात जब पढ़ी, जो हालात ज़िंदगी, तो उसमें भी देखा ना कि उन्होंने मकतब में ही ज़्यादा तालीम हासिल की है फ़रतुल्लाह बेग ने। सवाल नंबर 2 है, किसी अरबी शायर के मुतालिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? किस अरबी शायर के मुतालिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? आंसर है इसका अरबी ज़बान के मशहूर शायर का कलाम को पढ़ने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई। हुआ यूँ कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के साथ मियाँ रज़ा के डिप्टी नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे
कि एक दिन दीवाने मुतंबी पढ़ रहे थे, अशआर में एराब ना होने की वजह से रज़ा मियाँ अशआर को गलत पढ़ गया। इस पर मौलवी नज़ीर अहमद चिरागपा हो गए और मियाँ रज़ा को दर्स से खारिज कर दिया। चिरागपा हो गए यानी कि बहुत गुस्सा हो जाना, ये मुहावरा है चिरागपा होना। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उनको अपने दर्स यानी कि क्लास से खारिज कर दिया, यानी कि निकाल दिया कि जाओ पहले तुम बेसिक जो है वो सीख करके आओ फिर पढ़ना, दीवाने मुतंबी पढ़ते हुए। उसके बाद आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 पे। फ़रतुल्लाह बेग शेर ख्वानी में किस तरह की गलतियां करते थे। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अक्सर आया है। फ़रतुल्लाह बेग की सिर्फ नहू की कमज़ोरी थी, जिसकी वजह से नज़ीर अहमद के यहाँ तदरीसी के दौरान वो शेर ख्वानी में एराब की गलतियाँ बहुत किया करते थे। वैसे भी नज़्म पढ़ने में फ़रतुल्लाह बेग को बहुत दुश्वारी होती थी, यानी कि आप लोगों ने भी अपनी बुक में भी देखा होगा, अक्सर ज़बर और ज़ेर मेंशन नहीं किया होता है, लिखा नहीं होता है, तो पढ़ने में बच्चों को जो है वो गलती हो जाती है। तो फ़रतुल्लाह बेग भी वही गलतियाँ करते थे कि वो किसी भी वर्ड का तलफ़्फ़ुज़ जो है वो गलत कर देते थे, ज़ेर और ज़बर की वो मिस्टेक कर देते थे, इसी को एराब की गलती कहते हैं। इस एक चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि हाँ, फ़रतुल्लाह बेग एराब की गलती करते थे, मियाँ दानी और मियाँ रज़ा जो है वो शेर को नस्र की तरह पढ़ने की गलती किया करते थे, यानी कि जो प्रोस होता था उसको वो पोइट्री को वो प्रोस की तरह पढ़ जाते थे, यानी कि पद को वो गद्य की तरह पढ़ते थे। तो यही गलती वो लोग करते थे। सवाल नंबर 4 है, मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे। आंसर है इसका, मियाँ दानी शेर ख्वानी में एराब की गलती नहीं करते थे, लेकिन शेर को कुछ इस अंदाज में पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि मियाँ दानी शेर की बजाय नस्र पढ़ रहे हैं। हालत ये थी कि पढ़ने के दौरान सकता तो क्या झटका भी पड़ जाते थे, जिसकी वजह से मौलवी नज़ीर अहमद मियाँ दानी से कोफ्त रहा करते थे। अब देखिए, गलती तो ये गलती है भाई, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का तो काम ही होता है गलती करना, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिससे कोफ्त पैदा होता है। और मौलवी नज़ीर अहमद को थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता था, तो जब वो शेर को, अब गाने को हम अगर डायलॉग की तरह बोलेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही डायरेक्टर को। तो यही गलती जो थी वो मियाँ दानी करते थे कि वो एराब की यानी कि ज़ेर ज़बर की या स्पेलिंग की इतनी मिस्टेक नहीं करते थे। वो क्या करते थे कि वो सिलसिलेवार पढ़ते जाते थे, झटका ही कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जल्दी पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं करते थे, बस वो सिलसिलेवार एकदम रीडिंग करते चले जाते थे, तो उनसे यही गलती होती थी। उसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे। मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था। आंसर है इसका, मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि वो पहले बच्चों से ही किताब की इबारत को पढ़वाते और सुनते थे। अगरचा बच्चे सही पढ़ देते तो ठीक, वरना अपने तकून मिजाजी की वजह से या तो उसे गलत इबारत पढ़ने वाले तलबा को दर्स से निकाल देते थे या फिर डांट कर समझाते थे, फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद ही इबारत की तशरीह पढ़ाते थे। यानी मौलवी नज़ीर अहमद का पढ़ाने का तरीका एकदम साफ था कि पहले वो बच्चों को रीडिंग करने के लिए बोलते थे कि पहले रीडिंग करो, और अगर रीडिंग अच्छे से कर गए तभी वो उसका जो तशरीह यानी कि उसके मायने जो हैं वो बताएंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। अगर रीडिंग ठीक से नहीं किया तो फिर वो डांटते थे या फिर क्लास से निकाल देते थे कि पहले रीडिंग अच्छे से करना सीखो, तब हम तुमको आगे पढ़ाएंगे। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए गए हैं। उनमें पहला सवाल है, मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए थे। आंसर इसका, मौलवी साहब अपने शागिर्दों से इसलिए गुस्सा होते थे कि वो दर्स के दौरान शागिर्दों से पहले किताब की इबारत पढ़वा कर सुनते थे। अगर तलबा यानी कि स्टूडेंट जो होते हैं इबारत गलत पढ़ देते या कहीं एराब की गलती कर देते थे तो मौलवी नज़ीर अहमद साहब इबारत गलत पढ़ने को नाकाबिल माफ़ी जुर्म करार देते थे। मतलून मिजाज थे, यानी कि बहुत गुस्सवर थे, बहुत जल्दी चिढ़ जाते थे। ऊपर से तलबा का गलत इबारत पढ़ना जले पर नमक छिड़कने का काम करता था। किसी तालिब इल्म इबारत पढ़ने पर या अरबी इबारत में गलत एराब लगाने पर वो इस कदर चिरागपा होते थे कि कभी कभी तलबा को दर्स से निकाल दिया करते थे। मौलवी नज़ीर अहमद साहब के एक शागिर्द दानी मियाँ का किस्सा ये है कि उन्होंने दीवाने मुतंबी पढ़ने के दौरान मतनी के अशआर को कुछ इस तरह पढ़ा कि गोया शेर नहीं वो नस्र पढ़ रहे थे। मौलवी साहब एक दो अशआर तक तो खामोशी से सुनते रहे, लेकिन तीसरे अशआर में भी जब मियाँ दानी ने वही गलती दोहराई तो मौलवी नज़ीर अहमद को गुस्से की इंतहा ना रही और मियाँ दानी पर इस कदर नाराज़ हुए कि उसको दर्स में शामिल नहीं किया, यानी कि उनको क्लास से निकाल दिया। एक दूसरे शागिर्द मियाँ रज़ा का भी यही अंजाम हुआ, ये कि दीवाने मुतंबी ही पढ़ रहे थे और मियाँ दानी
जब मियाँ दानी ने अरबी शेर को गलत पढ़ दिया तो मियाँ रज़ा को इबारत पढ़ने का हुक्म हुआ। मौसूफ़ ने शेर को मियाँ दानी से तवील नस्र बना दिया। मौलवी साहब को भला ताप कहाँ थी। उन्होंने फ़ौरन मियाँ रज़ा को इस्लाह दिया कि तुम्हें मेरा मशवरा कबूल करो और कल से मेरे यहाँ आना बंद कर दो। ये सुनकर मियाँ रज़ा पुरमुर्दा हो गए। जब मौलवी साहब ज़रा नर्म पड़े और कहा कि मैं तुमको हमेशा के लिए नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि मेरा मशवरा ये है कि 10-15 दिन शाम को काली जान उस्ताद के दर्स में शामिल हो जाया करो, ताकि नस्र और नज़्म के दरमियान का फ़र्क समझ सको और शेर से कुछ मुनासबत हो जाए। वरना तुम जिस तरह यहाँ शेर पढ़ते हो गोया अशार के गले पर छुरी फेरने के मुतरादिफ है। इस तरह मियाँ रज़ा बहुत शर्मिंदा हुए और मौलवी साहब के यहाँ जाना ही छोड़ दिया। मुख्तसरन ये कि मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाने में बहुत सख्ती करते थे। जब तालिबे इल्म उनकी सख्ती को झेल जाता तो मौलवी साहब के यहाँ से कुंदन बनकर निकलता था। दरअसल तदरीसी के दौरान सख्ती करना मौलवी साहब की शख्सियत का ज़ाहिरी पहलू था, वरना हकीकत ये है कि वो अंदर से बिल्कुल नरम मिजाज वाक़ होते थे। ज़ाहिरी सख्ती से तदरीसी के मामले में उनमें उनके इखलास का मज़हर था। यानी कि जैसा कि मैंने पूरा पहले बताया चैप्टर के बारे में कि वो जो गलतियां होती थी वो उनको बर्दाश्त नहीं करते थे, उससे उनको बहुत गुस्सा आता था। जैसे कि फ़रतुल्लाह बेग जब एराब की गलती करते तो वो गुस्सा हो जाते थे। उसके बाद जब मियाँ दानी ने गलती की, शेर को नस्र की तरह पढ़ा, उसके बाद तो उन्होंने गलती की, लेकिन फिर 1-2 अशार के बाद उन्होंने उनको डांटा। लेकिन उसके बाद जब मियाँ रज़ा ने और ज़्यादा पूरे तरीके से जब वो शेर पढ़ा तो वो बहुत गुस्सा हो गए और उस गुस्से में उन्होंने कहा, पहले तो गुस्से में कहा कि निकल जाओ यहाँ, आप नहीं पढ़ने आना। लेकिन फिर जब वो थोड़ा सा उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो बोले कि अच्छा ठीक है, पहले तुम लोग जो है ना वो बेसिक सीख लो कि नस्र कैसे पढ़ा जाता है, नज़्म कैसे पढ़ी जाती है, उसके बाद फिर मेरे वहाँ आना और मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो यही उनकी शख्सियत। इसके बाद दूसरा सवाल है, फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा। इसका जवाब है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद से बहुत कुछ सीखा और उनसे बहुत मुतासिर भी हुए। पढ़ने के दौरान फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद की शख्सियत को करीब से देखा और बचश्म खुद मुशाहिदा भी किया और शख्सियत के हर पहलू का मुआयना भी किया। यानी कि उन्होंने उनको खुद देखा और अपनी आँखों से उनकी हर चीज़ को, उनकी जो खुसूसियात थी उसको परखा। बचश्म यानी कि अपनी आँखों से उसको परखा। फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद से गैर मामूली तौर पर मुतासिर होने का ज़िंदा सबूत ये है कि उन्होंने अपने उस्ताद का एक खाका लिख डाला और उर्दू नस्र में खाका निगारी की एक मजबूत रिवायत कायम की। यानी कि वो उनसे इस कदर डिप्टी नज़ीर अहमद से मौलवी फ़रतुल्लाह बेग मुतासिर हुए कि उनके ऊपर एक खाका ही लिख डाला। इसके बाद ही उर्दू में सिन्फ़ खाका निगारी को बहुत से कदरदान पैदा हुए। यानी कि फिर उन पर सबसे पहला खाका जो था वो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने डिप्टी नज़ीर अहमद पर लिखा। उसके बाद से लोग बहुत सारे खाका निगार जो थे उर्दू अदब में पैदा हुए। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का शुमार डिप्टी नज़ीर अहमद के चहीते शागिर्दों में होता है। ज़ेर निसाब खाका नज़ीर अहमद की कहानी में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने वही कुछ बयान किया है जो उन्होंने नज़ीर अहमद से तालीम हासिल करने के दौरान सीखा और समझा, और उन अहवाल को भी उन्होंने तफसील से बयान किया है कि किस तरह फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर जाकर तालीम हासिल करते हैं। इबारत पढ़ने के दौरान उनसे एराब की भी गलतियां होती थीं। अरबी के सिर्फ़ व नहू में भी वो कमज़ोर थे। नस्र को तो वो समझ लेते थे, लेकिन नज़्म को समझने में उन्हें परेशानी होती थी। नज़ीर अहमद उन्हें बार बार समझाते थे और समझाकर परेशान हो जाते थे और अपने इफ्ताद तबा की वजह से नाराज़ हो जाते थे, यानी कि अपने नेचर की वजह से, और नाराज़गी की हालत में ही फ़रतुल्लाह बेग को तालीम देने से इनकार कर देते थे। लेकिन फ़रतुल्लाह बेग भी धुन के पक्के थे। नज़ीर अहमद के डपटने के बावजूद टस से मस नहीं होते थे और इस बात पर डटे रहते थे कि जब भी पढ़ेंगे तो नज़ीर अहमद से ही पढ़ेंगे। अब उसको फ़रतुल्लाह बेग की ज़िद कहिए या चाहे बेहयाई कहिए या इसे इल्म का बेइंतहा शौक़ करार दिया जाए, जो भी चाहे कहें, लेकिन जिसके दिल में तालीम हासिल करने का शौक़ होगा वो अपने उस्ताद से लाख डांटने पर भी उसकी
कुर्बत और सोहबत से दूर नहीं जाएगा, बल्कि उस्ताद की नसीहत को सर आँखों पर रखते हुए फ़ौरन उसे सुनेगा। यानी कि वो किस तरह से मौलवी नज़ीर अहमद से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वो उनको डांटते थे, उनको डपटते थे, उनकी गलतियाँ सुन, लेकिन उनको पता था फ़रतुल्लाह बेग को कि ये जो हमको डांट रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं तो किस लिए, ताकि वो हमको तराशने का काम करें, यानी कि हमको सिखाने का काम कर रहे हैं। इसलिए वो उनकी डांट का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते थे और उन्होंने डिप्टी नज़ीर अहमद से बहुत कुछ सीखा। उसका एक जीता जागता जो आपके सामने मिसाल है वो है ये खाका, जिसकी वजह से मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को इतनी शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। सवाल नंबर 3 है, फ़रतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में लिखिए। आंसर है इसका मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग 1885 में दिल्ली में पैदा हुए। उनकी तालीम और तरबियत दिल्ली में हुई। इनके वालिद का नाम हशमत बेग था। उन्होंने मशरिकी उलूम के अलावा अंग्रेज़ी तालीम भी हासिल की। उर्दू अदब में भी बहुत दिलचस्पी रखते थे। इसकी वजह से उन्हें अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद से गैर मामूली तौर पर मुतासिर होने का ज़िंदा सबूत ये है कि उन्होंने अपने उस्ताद का एक खाका लिख डाला और उर्दू नस्र में खाका निगारी का एक मजबूत रिवायत कायम की। इसके बाद ही उन्होंने उर्दू में सिनफ़े खाका की बहुत से कदरदान पैदा हुए। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी के उन्वान यानी कि हेडिंग से लिखा, जिसे खाका निगारी की तारीख़ में शाहकार तस्वुर किया जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। एक बाज़ाब्ता नसरी सिन्फ़ी की हैसियत से फ़रतुल्लाह बेग के इस खाका को उर्दू खाका निगारी की तारीख़ में पहला खाका अगर तस्लीम कर लिया जाए तो बेजा ना होगा। उन्होंने नज़ीर अहमद की खाका लिखकर गोया उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद डाल दी। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने यूँ तो बहुत से मज़ाहिया मज़ामीन लिखे हैं, अदबा और शोरा के हालात कलम बंद किए हैं, यानी कि अदबा यानी कि जो नसर लिखने वाले और शोरा यानी कि जो शेर और गज़ल लिखने वाले, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। शायरी भी की, लेकिन उनकी शोहरत का असल दारोमदार उनके बेमिसाल खाके डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी पर मुनहसर है। लेकिन सबसे ज़्यादा उनको शोहरत किससे मिली? इस खाके से मिली। इस खाके को पहली मरतबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू ने शुमारा जुलाई 1928 में शाया किया था। ये खाका न सिर्फ ये कि फ़रतुल्लाह बेग का, बल्कि उर्दू का बेहतरीन खाकों में इसका शुमार किया जाता है। अब आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चौथा सवाल है आपकी बुक में जो दिया गया है, दर्ज झेल इक़्तिबास की रोशनी में सवालों के जवाब दीजिए। यानी कि जो ये पैरा दिया हुआ है, जब तक कोई धक्के देकर ना निकालेगा उस वक्त तक तुम जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। ये जो लाइन है इसको पढ़ करके इन सवालों के जवाब दीजिए। तो उसमें पहला सवाल है, ये कॉल किसका है? कॉल यानी कि जो डायलॉग है ये किसका है? आंसर इसका मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। सवाल नंबर 2 है, इस कॉल में धक्के देने की बात क्यों कही गई है? आंसर है, इस कॉल में धक्के देने की बात इसलिए कही गई है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के चहीते शागिर्द थे। वो जानते थे कि उस्ताद का गुस्सा मसनवी है, यानी कि थोड़ी देर का है, और सिर्फ इल्म के शौक़ को आज़माने के लिए तालिबे इल्मों को जानने के लिए कहते थे। दूसरी बात ये कि वो नज़ीर अहमद के सामने ढीठ भी हो गए थे, यानी कि अब उनको उनसे डर लगना, क्योंकि पता था कि अरे डांटेंगे ही ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, डांटेंगे, क्लास से बाहर निकाल देंगे, लेकिन हमारे अंदर भी शौक़ है और हम तालीम हासिल करके रहेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल है, दर्ज झेल इक़्तिबास की रोशनी में सवालों के जवाब दीजिए। तो पहला सवाल है, खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे। शागिर्द क्या हुए? उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई मैं हारा। अच्छा खुदा के लिए किताब उठा लो और सबक पढ़कर मेरा पिंड छोड़ो। ये जो पैराग्राफ है ये पढ़ करके इसके सवालों के जवाब देने हैं। इसमें से पहला सवाल है, ये कॉल किसका है? यानी कि ये किसने कहा है? आंसर इसका डिप्टी नज़ीर अहमद ने। दूसरा सवाल है, ये बात किससे कही गई है? आंसर इसका, ये बात मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग से कही गई है। यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद गुस्से में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग से कहते थे कि अच्छा भाई छोड़ो, हटाओ, तुम तो एकदम मेरे सर पे सवार रहते हो, लाओ पढ़ो और जाओ यहाँ से। उसके बाद तीसरा सवाल है, इस कॉल में किससे छुटकारा पाने की बात की जा रही है? आंसर है इसका, इस कॉल में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग से छुटकारा पाने की बात कही जा रही है। अगला सवाल है, इस कॉल में कौन किसका उस्ताद हो जाता है? आंसर है, इस कॉल में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के उस्ताद हो जाते हैं। यानी कि वो इतना उनके पीछे पड़ जाते हैं, जैसे कि उस्ताद शागिर्दों के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही था, वो शागिर्द ही उस्ताद के पीछे पड़ गए थे कि हमको तो सीखना ही सीखना है। तो उसी में कहते हैं कि भाई तुम तो मेरे ही उस्ताद बन गए हो, चलो आओ पढ़ो और जाओ यहाँ से। तो ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर 1।
तो अब मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोगों का पूरा सिलेबस जो है वो मैं कंप्लीट करा दूँ। साथ ही साथ इसको अपने और दोस्तों तक भी पहुँचाने की कोशिश कीजिए, जैसे ताकि इससे वो भी फैज़याब हो सकें।